नमस्ते। सनातन नमस्ते। संवाद फॉर सस्टेनेबल लिविंग में आपका स्वागत है। ईशान जी कैसे हैं आज? आज लग रहा है कि आप को इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही, दिल्ली में मौसम का फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल सर, टीस्टो में तो आ ही गए हैं हम, मतलब ठीक है, बिल्कुल टीस्टो में ही हैं, थोड़ी गर्म टीस्टो में आ गए हम लोग। काफ़ी फ़र्क पड़ गया 1-2 दिन से। ईशान जी कल एक ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने एज़ अ 47 प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की शपथ ली है और उन्होंने आते ही खलबली मचा दी है पूरी दुनिया में अपनी वो जो प्रेज़िडेंशियल की जो ओपनिंग स्पीच थी। तो उसमें एक चीज बहुत खास जो मुझे महसूस हुई जिसके बारे में हम आज ये चर्चा करेंगे, वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो वहां पे जो जो एक मुहिम चलाई जा रही थी, तो वो उसको अपने आप को उस फोरम से अलग कर रहे हैं, मतलब उस फोरम का मेंबर अब वो नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जिसमें वो ऑयल ऑयल ड्रिलिंग को वो महत्व देंगे, गैस ड्रिलिंग को महत्व लेंगे और अच्छी खासी भारी मात्रा में वो इस काम को बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी एक एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें वॉर फुटिंग पे इस काम को करा जाएगा। ऑयल वेल्स को और डीप ड्रिल करा जाएगा और गैस वेल्स की जो कैपेसिटी थी उसकी बढ़ाई जाएगी। और उससे उसकी वजह से जो ऑयल और गैस अमेरिका यूज करेगा वो उसके सस्ते दामों उसके दाम कम करने की उनको उम्मीद है। वो ये मान के चल रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो ऑयल और गैस अवेलेबल है उसकी प्राइस काफी महंगी है, ज्यादा काफी ऊंची है। और ज्यादा मात्रा में ऑयल और गैस अगर जमीन से निकालेंगे, अंदर खदानों से निकालेंगे, तो उसकी उसकी काफी हद तक कॉस्ट को नीचे ला पाएंगे और दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। मगर इसका एक असर तो ये होगा ना कि अगर वो क्लाइमेट चेंज फोरम से उन्होंने अपने को अलग कर लिया है और फॉसिल फ्यूल को भारी मात्रा में वो खदानों से निकालेंगे भी, उसको इस्तेमाल भी करेंगे, तो उसमें उससे क्लाइमेट का जो क्लाइमेट चेंज की जो उनका कमिटमेंट था, वो उस प्रोसेस से तो वो पीछे हो गए। मतलब उनकी जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जो पॉलिसी जो थी वो से कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है, क्या इनका ये फैसला ठीक था? क्या ये दुनिया में किस टाइप का इम्पैक्ट लेके आएगा? बाकी कंट्रीज भी जो क्लाइमेट चेंज फोरम के साथ जुड़ी हुई है या क्लाइमेट क्लाइमेट कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई है, क्या वो भी इस टाइप की इसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बिहेव करा है? तो दुनिया के अंदर ये जो पूरा मुहिम चल रहा था कि जिससे क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात हो रही थी, रिन्यूएबल एनर्जीज को डेवलप करने की बात हो रही थी, क्या उसमें आप आपको क्या लगता है कि आगे वाले दिनों में कैसा असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रम्प की इस पॉलिसी की वजह से? सर, ये जो आपने सवाल किया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बाकी नेशंस भी ट्रम्प को फ़ॉलो करते हैं, नहीं करते। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है ट्रम्प का एटीट्यूड और बिहेवियर, वो एंटी नेटो हो रहा है। एंटी नेटो अगर हो रहा है तो इसके आसार बहुत कम है कि बाकी नेशंस भी इसको फ़ॉलो करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फोरम बनने का मतलब ये भी नहीं है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। कई सालों से कई सालों से ये फोरम बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज के नाम पे दुनिया भर से बहुत मोटा फंड भी इकट्ठा करा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल लेवल पे क्या काम हुआ है वो आज तक किसी को नहीं दिखा है। ऑलमोस्ट 2 दशक से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन ऑलमोस्ट 25 साल के लगभग हो चुके हैं, इनको क्लाइमेट चेंज के नाम पे ढिढोरा पीटते हुए, लेकिन आज तक कोई क्लियर कट इमेज दुनिया के सामने आई नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे हो सकता है कि दुनिया भर को धोखा दिया जा रहा हो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नेशंस के द्वारा। और पावर टसल के अंदर वो ये एक फूड चेन की जैसे हम बात करते हैं, तो वो अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश करी जा रही हो। तो ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए ये पर्दा के तौर पे दिया गया हो, क्योंकि बात ये है, जो चेंज होना है, अगर हमें सनातन स्ट्रक्चर की तरफ या सस्टेनेबल लिविंग की तरफ भी जाना है, तो हमें बहुत चीज़ें डेवलपमेंट में जो चाहिए थी, जो हम एनर्जी की तरफ जा रहे थे, ग्रीन एनर्जी या इन सब के लिए। लेकिन वो ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए भी तो बहुत हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आती? दूसरी चीज़ ये है कि हमारी करंट इंडस्ट्रियल जो थी, वो बहुत बड़े लेवल पे बंद हो रही थी, प्रोडक्शंस बंद हो रही थी, जो उस तरीके का रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर सके जिससे हम ग्रीन एनर्जी क्रिएट कर पाएँ या हम दूसरे लेवल पे जा पाएँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स वगैरह की क्रिएशन के लिए भी। तो फॉसिल फ्यूल टोटली एकदम से
मतलब बंद करके उसको कंट्रोल करके तो टोटली उसके रेट ही बढ़ाए गए। और रेट बढ़ाने से हुआ क्या है, बेसिकली दुनिया भर में तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लेवल का डैमेज फेस किया है उन्होंने। ईशान जी, मैं तो एक एक मेरे दिमाग में अभी, जैसे आप हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, एक दो सवाल और आ रहे हैं इसकी तरफ। देखिए, चाइना ने अपने आप को टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मास्टरी कर रखी है। उधर दूसरी तरफ जापान ने, जापान और साउथ कोरिया ने वो हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इंडिया में अभी पिछले दिनों में ही जो नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम बायोफ्यूल की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। और हम मिथेनॉल लोगों और ने जो, बायोफ्यूल, हाँ, बायोमिथेनॉल पे, बायोफ्यूल नहीं, बायोमिथेनॉल पे बेसिकली। हाँ, बायो इथेनॉल और बायो एविएशन फ्यूल के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस करा। हुँ, अम, अभी कुछ दिनों में हम लोगों ने जो पिछले दिनों हम कई सारे इकोनॉमिक फोरम्स में होके आए, एग्जीबिशन अटेंड करी है। यहाँ पे इंडिया के अंदर भी हाइड्रोजन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बट ग्राउंड लेवल पे हमें उसके बारे में काम बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। मगर बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड होने की बात हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की बात हो रही है, जिसमें जिसमें नॉर्मल स्टार्टअप कंपनीज को इसको इन्वॉल्व तो कर रहे हैं, मगर कहीं पे उनको 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 समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाए। एक जो बायोफ्यूल को कम कीमत में उसकी प्रोडक्शन हो सकती है, वहां पे ही हाइड्रोजन को सामने क्यों लाया जा रहा है, जहां पे हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो ये तो इंडिया इंडिया के लिए तो ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हुई ना। इंडिया के लिए तो जहाँ पे हमारे पास बायोफ्यूल के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट भारी मात्रा में अवेलेबल है, सॉलिड वेस्ट भारी मात्रा में अवेलेबल है, तो हमारा तो पूरा जो एम्फेसिस होनी चाहिए कि इंडिया के लिए जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूल जो आने वाले दिनों में हो सकता है, वो बायोफ्यूल हो सकता है, ना कि हाइड्रोजन या ईवी हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर इसके बारे में मेरा परसेप्शन भी यही है कि हमें डिपेंडेंट बजाय दूसरे नेशंस की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज पे होने के, जो रिसोर्स हमारे पास सबसे ज़्यादा हम उसका ही ऑप्टिमल यूज़ कर सकें। और इनफैक्ट अगर बायो मिथेनॉल की अगर आप बात करें तो गडकरी जी बायो मिथेनॉल को इतना प्रपोज़ करो, उसके पीछे एक वजह भी है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे जो ये कॉर्न की क्रॉप्स होती है हमारे नेशन में, वो उसके वेस्ट मटेरियल से ये बन रहा था, कॉर्न क्रॉप्स के। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक ये दूसरा इम्पैक्ट एक ये था, जो पराली जो चावल के उसके जो वेस्ट मटेरियल होते थे, तो परालियाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर इतनी जल रही थी, उससे जो पॉल्यूशन था वो भी कम करने के लिए वो परालियाँ एक्चुअली यूज़ हो पाएँगी, एक प्रॉपर एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ। तो इससे ये एक हमारे कहीं पुराने ज़माने में एक कहावत चली आ रही है ना कि एक पंथ 100 काज करके, और एक तीर 3 निशाने, ऐसी मल्टीपल बहुत सारी कहावतें हैं। तो बायोमिथेनॉल पे आने के हमारे ये मल्टीपल वजह है कि ये एक हमारे देश की खुद की सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और हमारे देश की जीडीपी के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे खुद के रिसोर्सेज़ हैं, हम उन पे ज़्यादा फ़ोकस करें बजाय दूसरों पे आने के। अगर हम दूसरों पे भी अगर आता है, जैसे आपने अभी हाइड्रोजन का नाम लिया था, अभी हाइड्रोजन के ऊपर हम डिपेंडेंट है, प्योरली हम ये नॉर्दर्न यूरोपियन नेशंस के ऊपर हम बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, जहाँ पे फ़िनलैंड वगैरह आ गए और डेनमार्क वगैरह ये वाले नेशंस एक्सिस्ट करते हैं। तो वहाँ से यहाँ आने पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी कितनी जाएगी। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हम जो बात कर रहे थे, साथ में जो उसके पीछे खुद के अंदर भी अम, मतलब इतने हेवी लेवल के लिए कंटेनर्स बनने भी ज़रूरी है, और कंटेनर बनने के लिए भी लोड, जैसे अभी हमने इस संवाद की शुरुआत में हमने बात करी थी कि फोरम बनने का मतलब ज़रूरी नहीं कि उस डायरेक्शन में काम हो रहा हो, कई बार वो पर्दे का भी काम होता है। तो जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वो बहुत हद तक वो ऐसा पर्दा सा ही फ़ील हो रहा है। क्योंकि वो अगर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यूज़ करने के बाद पॉल्यूशन नहीं करी, लेकिन उसकी कंज़म्पशन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वो इकोनॉमिकली इतनी हेवी है, और वो एनवायरनमेंट को भी इतना डैमेज कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इतने हेवी मात्रा में अगर हम हाइड्रोजन जैसे सोफिस्टिकेटेड गैस जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है हज़ारों किलोमीटर दूर, मतलब फ़िनलैंड, नॉर्दर्न यूरोप टू इंडिया, या इंडिया भी छोड़ो, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी लेके जानी है, तो वो कितने अमाउंट ऑफ, मतलब आप खुद सोचो कि कितना हेवी ट्रांसपोर्ट चाहिए, और वो हेवी ट्रांसपोर्ट का खुद कितना एक्सर्ट करेगा वो, एमिशन जो है, कार्बन एमिशन वो कितना हाई लेवल पे करेगा।
इसकी मैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन की बनने की जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बहुत हैवी लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस होंगे और इनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी एमिशन बहुत हाई लेवल का होगा। ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन बनाने वाले जो कंटेनर्स है खुद हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो खुद हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा हाई है। बिल्कुल चाहे ठीक हम कह रहे किसी हैं भी फॉर्म क्योंकि में उसे चाहे हम कंप्रेस फॉर्म में हाइड्रोजन क्यों ना यूज़ करें, लेकिन उसके अंदर भी हाइड्रोजन लीकेज की संभावना बहुत हाई हो जाएगी। वो कंटेनर खुद वल्नरेबल हो जाएगा कि उसके फ्यूल टैंक के अंदर भी हाइड्रोजन है, उसके कंटेनर टैंक के अंदर भी हाइड्रोजन है। जस्ट लाइक कि हमारे अभी पेट्रोल टैंक वगैरह कितने मतलब आप डेलीगेट होते हैं कि मतलब आपने अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, एक जयपुर में बहुत सीएनजी लीक की वजह से कितना भारी एक्सीडेंट हुआ था, कितने सारे व्हीकल्स जल गए थे। तो आप पूछो तो हाइड्रोजन का इम्पैक्ट तो इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन का ब्लास्ट समझिए कि एक बहुत बड़े बॉम्ब की तरह ही ब्लास्ट होता है। इसका इसका इम्पैक्ट एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह होता है। मतलब उसका उसका जो नुकसान जो होता है उसका बहुत भारी मात्रा में होता है। अगर हाइड्रोजन का कोई टैंकर ब्लास्ट कर जाए तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह काम करेगा। क्यों हाइड्रोजन के बॉम्ब्स भी सर, सुने हैं जो जैसे आप बनते बात हैं कर तो रहे वो हो बहुत वेपन मास ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं। डिस्ट्रक्शन, हाँ सर जी। जो आप बात कर रहे हो अभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह ही काम करेगा। ये कहीं न कहीं आप देखो न्यूक्लियर के साथ जो उसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स या न्यूक्लियर की जो डैमेज कैपेसिटी को जो एक तरीके टक्कर दे रहा है वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स ही दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की टेस्टिंग ने जो थोड़े साल पहले तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स की टेस्टिंग करी थी। उसका इम्पैक्ट उसके जियोग्राफिकल रीजन से आस-पास के देखा गया था। कितने भारी मात्रा में मतलब अर्थक्वेक्स भी फील हुए थे उस टाइम पे उसके आस-पास के रीजन्स में। इवन क्योंकि अगर हम इतने हैवी बॉम्ब से इतने हैवी कंटेनर्स यूज़ करेंगे क्योंकि कंटेनर के कंपोनेंट्स वगैरह भी अगर हाइड्रोजन लीक हुए या ब्लास्ट हुआ, जैसा आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि बॉम्ब की तरह ही इम्पैक्ट करेगा। तो बॉम्ब की तरह इम्पैक्ट करेगा जो टेक्नोलॉजी प्लेट्स हमारे जो हमेशा ही हमारे वो मतलब अर्थ की वाटर बेल्स के ऊपर शिफ्ट करते रहते हैं, तो वो उसकी स्पीड में भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि जो शॉक वेव्स होती हैं वो ऑब्वियसली शॉक वेव्स की इम्पैक्ट से वो उनकी मोमेंटम में भी एक तरीके से और थोड़ी वेलोसिटी बढ़ती है। तो उससे भी अर्थक्वेक और तेज़ी से आते हैं। कई बार पास वाली टेक्टोनिक प्लेट में नहीं आते, दूर वाली में आते हैं। जो हमने ख खासकर हमने नेपाल वाली बेल्ट में देखा था कि 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके आस-पास में कितना भारी भूकंप आया था, 16, 17 में। और उसके थोड़े दिनों पहले ही थोड़े समय पहले ही नॉर्थ कोरिया ने वहाँ पे अपने रीजन के अंदर हाइड्रोजन बम तैयार करे गए थे। तो ये हाइड्रोजन तो ये कहने की बात है, ये मतलब ये कहीं न कहीं प्रोपोगेंडा सा ही फ़ील हो रहा है। लेकिन नॉट गेटिंग इनफ कॉन्फिडेंस कि ग्रीन हाइड्रोजन भी नाम दे दिया, हाइड्रोजन भी दे दिया। कुछ लोग हमें बोलेंगे भी कि भाई कम ज्ञान है ये। ऑब्वियसली ज्ञान कम है हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन जो उसकी सोफिस्टिकेशन के ऊपर जो डर है, लेकिन वो डर तो हमारा जायज़ है कि उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हमारे डाउट्स एक्चुअली है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बढ़ रही है। ये एक्चुअली अ, प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखी। तो जो ट्रम्प जी ने ये फोरम से बाहर हुए हैं, तो मे बी उसके लिए अच्छा 2-3 रीज़न्स की पॉइंट पे देखें तो अच्छा भी है कि जियोपॉलिटिक्स में जो इकोनॉमिक्स जो है जियोपॉलिटिक्स की, उसके अंदर तो एक थोड़ा-सा शिफ्ट आएगा। अमेरिका इतने ज़्यादा कर्ज़े में है, तो अमेरिका की जो अपनी प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी तभी उनका कर्ज़ा कम होगा। कहीं न कहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारे देश में भी जो हम इन एनर्जी इन बायोफ्यूल कह रहा हूँ, इन फॉसिल फ्यूल से हम इतने डिपेंडेंट है प्रोडक्शन हमारे देश की इंडस्ट्री से, वो इतने टाइम से ठप पड़ी है। इतनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन ठप पड़ी है, वो सस्ता होगा तो वो बढ़ेगा। उनके वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे देश में भी फ़ायदा होगा। हमारे देश की तरह और भी बहुत सारे देश हैं, जिनके यहाँ पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल्स की महँगाई की वजह से उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है। मतलब हम मीडिया में जो भी एक्स, वाई, ज़ेड बड़े-बड़े मतलब टर्म्स यूज़ कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे हम क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज्ञान कम रखते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए ना कि उस पर्टिकुलर चीज़ का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, उसके बारे में मतलब हम मतलब छुपाया जाए। अगर हमें वो चीज़ एडवर्स इफ़ेक्ट दिख रहा है,
तो बेटर है कि उस चीज़ से दूर ही रहा जाए। तो इंडिया के लिए तो ये चीज़ अच्छी भी है कि हाइड्रोजन पे इतना काम हो नहीं पाया जितना मीडिया में प्रोपोगेट किया गया। यूरोपियंस वाला या यूरोपियंस पार्टनर्स द्वारा या कुछ भी कह रहे हो या पर्टिकुलर लॉबी द्वारा। और जैसे देखिए हमारे मुझे मुझे करंट गवर्नमेंट ने बोला है कि बायोफ्यूल या हमारे लिए रियल ग्रीन एनर्जी तो हमारे ये बायोफ्यूल्स ही हैं, बायोमिथेनॉल है। और बायोमिथेनॉल के तो एक से बायोमिथेनॉल बनाने में भी हमारा फ़ायदा है। एक बायोमिथेनॉल की कंज़म्पशन में तो फ़ायदा ही है कि पॉल्यूशन कम होगा। इसका बनाने में भी फ़ायदा ये है कि इसको बनाने में भी पॉल्यूशन कम हो रहा है। मतलब जो अभी नॉर्थ इंडिया को जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है पराली वगैरह, तो वो एकदम से पराली जलना बंद होगी तो एकदम से वो पॉल्यूशन कम होगा। बहुत इसके मेजर लेवल पे मतलब इसके ड्रॉबैक्स होंगे वो भी जब यूज़ करेंगे तो वो ड्रॉबैक्स भी सामने आएँगे। लेकिन जो इसके जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। मतलब वो ऑब्वियसली जो हम कार्बन फुटप्रिंट्स कह लें या पॉल्यूशन कह लें, पॉल्यूशन वाले सेक्टर में पर्टिकुलरली हमारे क्लाइमेट सेक्टर में इसकी पॉज़िटिविटी उल्टा थोड़ा हायर साइड पे है। तो हमें फ़ोकस तो बायोमिथेनॉल या बायोफ्यूल्स पे ही करना चाहिए। ईशान जी, आपने तो पूरा ही पिटारा खोल के रख दिया आज। वो इस बात को इतना डेप्थ में जाके आपने एक्सप्लेन करा, मजा आ गया। आपने मतलब इतनी डेप्थ नॉलेज, इसको मेरे को लगता है कि जो भी इसको आपके इस जवाब को सुनेगा वो आपसे पूरी तरह कन्विंस रहेगा कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोगों को अपनी अपने ही कंट्री में अपने ही जो बायो बायो जो रॉ मटेरियल्स बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध है, उसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने जो फैसला लिया वो उनकी कंट्री के हिसाब से सस्टेनेबल होगा। बट ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज है या ग्रीन एनर्जीज है या रिन्यूएबल एनर्जीज है, उससे अपने पीठ दिखा रही है और पीछे मुड़ रही है। नहीं, वो भी साथ साथ डेवलप होती जाएंगी। इंडिया और अमेरिका बिल्कुल ने सही बात। कई 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 जगह पे एक साथ मिलकर काम करने की बात भी करी है और टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात भी करी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा था इंडिया पे हाइड्रोजन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए, उसके सेफ्टी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था, उसके उसके मोबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था, उसके उसके उसको उसके प्लांट्स के सेटअप के ऊपर बात नहीं कर रहा था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसको उसको बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, R&D सेंटर्स खोलने की बात कर दी, स्टार्टअप सिस्टम्स को भी साथ में मिलाने की कोशिश करी, मगर स्टार्टअप सिस्टम को ये नहीं समझ आ रहा था कि उनको करना तो करना कैसे, इसकी इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लाएंगे कहां से। वहीं पे सपोज कीजिए कोई छोटा सी छोटी भी यूनिट अगर हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लगाना है तो हजारों करोड़ की बात हो रही है। वहीं पे अगर बायोफ्यूल का कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, वहां पे 30 40 50 करोड़ में वो काम हो जा रहा है। तो 30 40 50 करोड़ और 1000 करोड़ के बीच में कितना फर्क है, उतने में तो पता नहीं इंडिया, पूरे इंडिया में कितने और प्लांट लग जाएंगे। तो हम लोगों को अपनी अपनी कॉस्ट सेविंग करनी चाहिए, हमें फ्यूल कॉस्ट को नीचे लाना चाहिए। अगर हजारों करोड़ की प्रोडक्शन करके और ऑलरेडी जो एनर्जी अवेलेबल है कंट्री में, चाहे फॉसिल फ्यूल के नाम से या बायोफ्यूल के नाम से, उससे 5 6 ज्यादा गुना महंगा फ्यूल बनाने में कोई अक्लमंदी मुझे नजर नहीं आती है कि हाइड्रोजन को इस लेवल पे उसको लेके आया जाए। हाँ, इंडिया इंडिया के अंदर हम सोलर सोलर को प्रमोट कर सकते हैं, ईवी को प्रमोट कर सकते हैं और बायोफ्यूल को प्रमोट कर सकते हैं, एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को प्रमोट कर सकते हैं। उसको उसको एविएशन में भी हमने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, हम उसको रेलवेज में भी टेस्ट कर चुके हैं, उसको व्हीकल्स में भी टेस्ट कर चुके हैं। हम ये मानते हैं कि उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रोडक्शन अगर भारी मात्रा में करी जाए, इंडस्ट्रियल लेवल पे करी जाए, तो पूरे इंडिया में उसका इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इसके इम्पैक्ट को लाने के लिए थोड़ा बहुत फर्क इस तरीके से डालना पड़ेगा कि शुरुआत में हो सकता है हमें जो ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स है उसके साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी पड़े। और वो जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है उनको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा कि आप अपने जो इंजन है उसको बायोफ्यूल के हिसाब से कैलिब्रेट कीजिए, और आपको 2 4 5 साल 10 साल का टाइम आपको इसके लिए हम देते हैं। मगर साथ साथ गवर्नमेंट इस पे इस चीज के लिए भी प्रेशर डालते रहे कि ब्लेंडिंग भी धीरे हम बढ़ाते रहेंगे, ताकि वो आपके जो इंजन है वो धीरे धीरे करके आने आने वाले 10 साल के अंदर टोटली बायोफ्यूल के हिसाब से ही कैलिब्रेट होकर बनने शुरू हो जाए। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जितने भी लोग हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनकी जॉब्स हाथ से नहीं जाएगी, वो लोग जॉब में अपनी जॉब में बने रहेंगे। दूसरा, इससे क्या होगा कि आपका आपका जो पोल्यूशन लेवल्स है वो कंट्रोल में रहेगा। तीसरा, जो जो हमारे जो किसान लोग हैं
वो अब इसकी जो जिस चीज को जला के पोल्यूशन पैदा करते हैं उनको वही बेच के उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसको और भी बहुत सारी चीजें हम बायोफ्यूल के अंदर इंक्लूड कर ले। सॉलिड वेस्ट भी आ जाता है आपका, चावल के भूसे का भूसा भी आ जाता है, मतलब कॉ और कॉ मक्के का डंग जैसी दाना भी आ चीजें भी आ जाता है। जाती है हमारे बायोफ्यूल में। कॉ डंग हाँ जैसी जी। चीजें भी आ जाती है बायोफ्यूल में। आप ही ने रिपोर्ट शेयर करी थी कि पता है 700 टन कॉ डंग जापान को इंपोर्ट किया है इंडिया ने। तो हाँ ऑब्वियसली जी। जापान जैसे देश में भी काउ डंग को एज अ फ्यूल यूज करने के ऊपर अगर माइंड हो रहा है, हमारे पास तो मतलब वर्ल्ड का 16%, पूरे वर्ल्ड की 16% कॉस्ट तो हमारे नेशन में ही है, हाँ इफ आई एम जी। हाँ नॉट जी। रॉन्ग। तो आप खुद खुद सोचो कि हमारे पास कितनी बड़ी पैदावार है इसकी। और इसका कहीं ना कहीं जो हमारा जो पुराने गौशाला वाला कॉन्सेप्ट है, वो वापस, वो गौशाला इंडस्ट्री वापस उजागर हो सकती है इससे। गौशाला इंडस्ट्री वापस उजागर होने के और भी फायदे हैं कि हमारी जो लोकल एरियाज है वहां पे भी क्लीनलीनेस बढ़ जाएगी। जो ये जितने भी आजकल के दूध वाले हैं जो गाय गाय से दूध निकाल के रखते हैं, वो गौशाला की तरह उन्होंने खुले छोड़ रखी है गाय सड़कों पे। तो उनकी गंदगी भी कम होगी, उनके लिए एक पहला बिजनेस मॉडल भी है। तो हो सकता है वो गाँव की केयर भी अच्छे से करेंगे और एक प्रॉपर गौशाला जैसा सेटअप वापस से एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो आसपास के एरिया में क्लीनलीनेस भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है ईशान जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जापान ही इंडिया से बहुत भारी मात्रा में कॉ डंग इंपोर्ट करता है। ऑलरेडी जापान ने देखिए उन्होंने अपनी जो शिप्स वगैरह हैं उस पर ऑलरेडी इस फ्यूल बायोफ्यूल को जो कॉ डंग से बना है उसको टेस्ट कर लिया उन्होंने। यहाँ तक कि अपनी वहां पे स्पेस टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स को भेजने का या सैटेलाइट्स को भेजने के लिए भी इसको टेस्ट करा है, और दोनों जगह उनको कामयाबी मिली है। और वही काउडंग जो हिंदुस्तान में इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध है, जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कैटल है वो इंडिया के अंदर उपलब्ध है। तो हम लोग इस चीज को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस चीज को क्यों नहीं उजागर कर रहे? तो अभी तक जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी जो जो भी हम पे प्रेशर डाल के बैठी थी कि आप इसको हाइड्रोजन को एज ए मेन फ्यूल लेके चलिए, तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी गडकरी साहब के उस दिन के स्टेटमेंट से ये जाहिर हो गया कि शायद वो बायोफ्यूल पे अब आने वाले दिनों पे ज्यादा जोर देंगे, ना कि हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का काम भी साथ साथ धीरे धीरे चलता रहेगा, वो डेवलपमेंट होती रहेगी, मगर हाइड्रोजन की एक्सेप्टेंस तब तक नहीं रहेगी जब जब तक उसकी कॉस्ट, सेफ्टी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन तीनों तीनों मैनेजेबल लेवल पे ना आ जाए। और अमेरिका ने भी शायद इसी इसी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तो जो क्लाइमेट समिट था अभी उसमें उसमें भी इसी से इसीलिए पीछे पीछे हटे उस चीज से, क्लाइमेट फोरम से, कि वहां पे अनड्यू प्रेशर डल रहा था। और वो उसमें जो पैसे की जो भागीदारी मांगी जा रही थी अमेरिका से वो बहुत भारी मात्रा में थी। उसका उसका अमेरिका को किसी किस्म से कोई फायदा नहीं होता, कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका को किसी भी देश से ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी जिससे वो उस चीज को अपने देश में लागू कर सके। उन्होंने कहा कि अगर डेवलप करना ही है तो मैं मेक इन अमेरिका या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के अंदर रहते उस चीज को डेवलप कर लूंगा, और मैं अपने देश में यूज भी कर लूंगा और अपने दूसरे देशों को भी बेच लूंगा। एग्जैक्टली अमेरिका ने भी आज उसी पॉलिसी के बारे में बात करी है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी इंडिया को पिछले 10 साल से प्रमोट कर रहे हैं। शायद उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी से ही इसके बारे में सीख ली है, या उसी से ही वो थोड़े से इम्प्रेस हुए हैं या मोटिवेट हुए हैं। शायद उन्होंने उसी वजह से वो पॉलिसी अपनी कंट्री में ही बनाएगी, अपनी कंट्री में लागू कर रही है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के अंदर हम जो कुछ बनाना होगा हम खुद ही बनाएंगे, हमें अब किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो शायद नहीं लग रहा कि उनकी इस मुहिम से शायद क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को बल मिलेगा, बट शायद आने वाले दिनों पे वो अपना खुद ही एक फॉरम क्रिएट करेंगे जहां पे वो अपने हिसाब से क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, बट उसको अलग तरीके से उसको आगे ले आने की बात करेंगे, जिससे वर्ल्ड वो सस्टेनेबिलिटी का तरीका आगे बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज को पे भी कोई ना कोई काम होना उस टाइम पे सबके लिए एक एक पर्टिकुलर फॉरम पे आके उसको सही तरीके से निभाया जा सके। उस तरीके का कुछ ना कुछ वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और इंडिया भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, या मैं अभी ख्वाब देख रहा हूँ, या मेरी मेरी बात जो है वो शायद प्रैक्टिकल लेवल पे अभी लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है? सर, ये विचार है, विचार अच्छा भी है, और लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जो आपके विचार हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अगर सस्टेनेबिलिटी भी देखा जाए तो नेशन कम्स फर्स्ट वाली जो फिलॉसफी एकदम से हमारी गवर्नमेंट है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने चलाई है। क्योंकि हम कहने को तो
अगर हम इंडियन नेशन की भी बात करते हैं, कहने को तो हम 70 साल 75 साल पहले आजाद हो गए थे, 1947 में आजाद हो गए थे। तो 1947 प्लस 2025, तो ये तो उल्टा 78 ईयर्स हो चुका है। इस साल 78 ईयर्स हो जाएंगे। तो आजादी को इतने साल हमें हो चुके हैं, तो लेकिन हमारी डिपेंडेंसी यूरोपियन नेशन से खत्म हुई नहीं। हम टोटली अपनी कंजम्पशन के लिए भी यूरोपियन नेशंस पे बैठे थे। हमारे हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस का बहुत बड़ा हाथ होता था। ये मतलब हम बहुत कम लेवल पे हमारे नॉर्मल सिविलियंस को इस बारे में पता चल पाता है। आज भी देखो, अगर अभी अ, जो बिडेन के टाइम पे डीप स्टेट का जाते जाते डीप स्टेट की चर्चा बहुत हुई। एक एक सो कॉल्ड ग्रुप है इल्यूमिनाटी ग्रुप करके, जो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारे वही सेट करते हैं। लेकिन अगर ये सेट कर रहे हैं तो कब से कैसे कर पा रहे थे? मतलब पॉलिसी मेकिंग में या उनके जुडिशरी सिस्टम में अपने इम्पैक्ट डाल रहे थे, तभी ये चीज पॉसिबल हो रही थी। और ये वाले पर्टिकुलर बात पे मैं लगूंगा कि शायद टॉपिक से डिबेट करो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा ये पॉइंट भी कि हम एक्चुअली अपने नेशन की बात पहले कर रहे थे या दूसरे नेशन की बात हम कर रहे थे। हम अभी भी हमारे ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम अभी तक नहीं सॉल्व हुई है हमारे इंडिया में। पढ़ते हैं बाहर चले जाते हैं, पढ़ते हैं बाहर चले जाते हैं। तो और हमारी जीडीपी कहने को तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीपीपी के हिसाब से भी हम टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। लोग परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, लेकिन उसके उसके जो नॉर्म्स हैं वो काफी डिफरेंट है। इनकी परचेसिंग पावर पावर पैरिटी हाई आती है, उन नेशंस में इन्फ्लेशन कितना हाई है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ आप ये कह लो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन कितनी हाई है, वो इंडिया के अंदर लो है। अगर वही इंडिया के अंदर भी वाटर बॉटल 20 रुपए वाली 120 की मिल जाए, तो हमारा पीपीपी उनसे कहीं ज्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन ये वो चीज वो चीज नेशन ग्रोथ के लिए सही है नहीं ना, एक्चुअली में हमारी जितना बड़ा हमारा नेशन। एक है कि सस्टेनेबली ग्रो करना, एक्चुअली में ग्रो करना, एक है पेपर्स में ग्रो करना। उसके अंदर बहुत अंतर है। और यही वजह है कि जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोरम एग्जिट किया है क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट चेंज का फोरम क्रिएट करना और क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में करना, इसमें ये भी उसी तरीके से रिलेटेड ही है कि दोनों में बहुत अंतर है। कि एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज की तरफ वर्क करना और उसमें आप खुद देखो कि ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट्स कब से इम्पैक्ट हो रहे हैं, कई सालों से। और जब ये क्लाइमेट चेंज फोरम बनाया गया, उसके बाद हुआ क्या? एशियन नेशंस के अंदर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ गई उसके बाद। ये जो हमारा सेकंड हाफ ऑफ 90s है, वहां से लेकर अगर देखा है तो वहां से चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन नेशंस के अंदर धीरे धीरे करके और पॉल्यूशन इतना हाई लेवल पे बढ़ा है, कुछ कहने की बात नहीं। कभी इसके अंदर नो डाउट जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है कि हम गलत प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अमेरिका, ये यूरोपियन नेशंस के अंदर ये 1940s की बात है शायद। लंदन के अंदर इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, वहां पे इतना हाई पॉल्यूशन हुआ था उन दिनों पे। पूरे यूरोप में फिर और कहीं भी हाई राइजिंग नहीं है सिवाय लंदन के। उन्होंने वहां से सीख ली, लेकिन हमें ये सीख लेने में बहुत समय लग रहा है। और समय भी शायद इस वजह से भी लग रहा है कि हम इस तरफ शायद सोच ही नहीं रहे हैं। और ना वो सोचने के लिए भी फिर वही कह रहे हैं कि पैसे चाहिए, हर चीज चाहिए। तो वही इकोनॉमी रन करना जरूरी है, हर चीज की तरफ सोचेंगे। अब इकोनॉमी रन करने के लिए भी अगर चाहिए सस्टेनेबल तरीके से, तो बेस्ट वे पॉसिबल इज फोकसिंग ऑन योर ओन रिसोर्सेज। जो डोनाल्ड ट्रम्प अपने नेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे नेशंस के लिए हमें हमें करना पड़ेगा। जो हमारे पास रिसोर्स है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ईशान जी। आज तो हमारी इतने सारे विषयों पे चर्चा हो गई, इतने सारे विषयों पे हमारा आपस में सवाल जवाब हो गया, और वर्ल्ड एक पूरा वर्ल्ड व्यू लेने की कोशिश करी हमने इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इससे इससे एक सीख तो खैर मिली है कि हम जो भी नेशंस है वो अपने वो देखिए, क्लाइमेट फोरम के अंदर कोई भी देश आज जा तो रहे थे वहां कॉन्फ्रेंस में, मगर कभी भी किसी चीज पर आज तक सहमति बनी नहीं है।
पिछले साल भी जब क्लाइमेट का समिट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाराजगी दिखाई थी कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, मैं डेवलप नेशन कितना पैसा दे रहे थे अंडर डेवलप नेशन, डेवलपिंग नेशंस को। तो नरेंद्र मोदी जी ने नाराजगी दिखाई थी, बोलते ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में जब कोई भी कंट्री सीरियस नहीं थी, जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे वो भी सीरियस नहीं थे, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से तो अमेरिका का जो स्टैंड है, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड है उससे अलग होने का, वो सही है। कि इसका मतलब यह था कि उस फॉरम में सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा एक्चुअल काम कुछ भी नहीं हो रहा था। और इंडिया जैसी कंट्री ने भी उसका उसका हल यही निकालने की बात करी कि भैया हम, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम उसी को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें और उसी से हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो सस्टेनेबल हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नितिन गडकरी जी ने जो बायोफ्यूल्स के ऊपर जो एथेनॉल बेस्ड टेक्नोलॉजी को लाने की बात करी है, उसका वो आने वाले दिनों में पूरा असर दिखेगा और हम एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ जाएंगे, जिससे हमारी हमारी खुद की कंट्री का जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन लेवल्स है, वो नीचे आएगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के अंदर मद्देनजर रहते हुए अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसी ही मुहिम छेड़ेगी जहां पे उनका एनवायरनमेंट भी इंप्रूव होगा, वहां पे भी पोल्यूशन लेवल्स कम होंगे। तो इसके साथ ही हम ये चर्चा को आज हम यहाँ समाप्त करते हैं और हम आने वाले दिनों में ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने आएंगे। और आप इस अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप हमारे इस आज की वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले दिनों में किस प्रकार की और वीडियो हमारी तरफ से देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।